हेलो। तो बच्चों, कल हमने जिस टॉपिक को पढ़ा था वह था परिस्थिति। और परिस्थिति का मैंने आपको अर्थ, सामाजिक परिस्थिति की परिभाषाएं और विशेषताएं, ये सारी चीज़ें कल बता दी थी। और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम देखेंगे स्टेटस का टाइप्स, अर्थात परिस्थितियों के प्रकार। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रत्येक समाज और सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति अथवा समूह की परिस्थितियों में विभिन्नता अथवा असमानता पाई जाती है। परिस्थितियों का निर्धारण करने वाले कारण भी भिन्न भिन्न होते हैं। परिस्थितियों का निर्धारण अनेक कारणों से होता है। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए परिस्थितियाँ मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। वे दो भाग क्या क्या हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला है प्रदत्त परिस्थिति अर्थात एस्क्राइब्ड स्टेटस, और दूसरा है अर्जित परिस्थिति अर्थात अचीव्ड स्टेटस। ये दो प्रकार की परिस्थितियां हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहली को देखते हैं। प्रदत्त परिस्थिति क्या है? तो देखिए, प्रदत्त परिस्थिति को आरोपित परिस्थिति भी आप कह सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को बिना किसी प्रयत्न के समाज और समूह से प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात इसके लिए व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। ये परिस्थितियां व्यक्ति को जन्म से ही सामाजिक व्यवस्था एवं परंपरागत नियमों के अनुरूप प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति की योग्यता या कार्य इसका निर्धारण नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, राजतंत्र में किसी राजा का लड़का प्राय राजा ही बनता है। इसके लिए उसे कुछ मेहनत नहीं करनी है। राजा के यहाँ जन्म हो गया तो वो राजा बनेगा। इसे इस परिस्थिति के लिए कोई भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। प्रदत्त परिस्थितियों के जो आधार हैं वो मैं एक एक करके आपके समक्ष रखती हूँ। पहला देखिए, लिंग। सभी मानव समाजों में प्रायः लिंग के आधार पर परिस्थितियों का विभाजन होता है। लिंग एक जैविक तथ्य है तथा जन्म के समय ही शारीरिक लक्षणों के आधार पर बालक के लिंग का निर्धारण हो जाता है कि वो लड़का है या वो लड़की है, और इसी आधार पर उस समाज में उस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लड़का है तो लड़के की तरह उसमें गुण विकसित किए जाएंगे, उसका सामाजिकरण किया जाएगा, और लड़की है तो लड़की की तरह से उसका सामाजिकरण किया जाएगा। भारतीय समाज में लड़के का पद लड़की की अपेक्षा ऊंचा माना जाता है। लड़कों को जीविकोपार्जन एवं सुरक्षा के भारी कामों के लिए तैयार किया जाता है, और लड़की को कोमल गृहस्थ में बालकों के प्रजनन और लालन पालन के दायित्व के लिए तैयार किया जाता है। नर और नारी तो जैविक तथ्य हैं, परंतु पुत्र पुत्री या पति पत्नी सामाजिक तथ्य हैं। इनसे संबंधित परिस्थितियों का स्वरूप भी प्रत्येक समाज में अलग अलग है। उनके अनुसार उनसे व्यवहार की प्रत्याशाएं भी अलग अलग हैं। मातृसत्तात्मक मातृवंशीय परिवारों में स्त्री को पुरुष की अपेक्षा ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया लिंग के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति। अब दूसरा देखिए, आयु। लिंग की भांति ही आयु भी एक निश्चित और शारीरिक तथ्य है। यौन और आयु के मध्य अंतर ये है कि लिंग जीवन पर्यंत बदलता नहीं, पर आयु प्रतिक्षण बदलती रहती है। इसलिए आयु के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थिति है वो भी समय समय पर चेंज होती रहेगी। प्रत्येक समाज में जनसंख्या को आयु के आधार पर विभाजित करके उन्हें विशेष परिस्थिति प्रदान करने का चलन है। भारतीय समाज में आयु का बड़ा मान है। सफ़ेद बाल परिपक्व अनुभव के प्रतीक माने जाते हैं।
प्राय आयु का विभाजन शिशुत्व, बालपन, किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़ता और वृद्धता में किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में आयु के आधार पर संपूर्ण जीवन को 25-25 वर्ष के लिए बांटा जाता था और उसे हम क्या कहते थे? पहले कहते थे हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आश्रम व्यवस्था थी, आयु के आधार पर ही थी और सबकी परिस्थितियाँ इनमें अलग अलग थीं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया आयु के आधार पर। अब नेक्स्ट में देखते हैं नातेदारी के आधार पर। नातेदारी का आधार परिवार है और परिवार एक सार्वभौमिक एवं समाज की मूलभूत संस्था है। बच्चे का लालन पालन का भार सबसे पहले माता पर होता है। वे कुछ परिस्थितियां बालक में अपने अनुरूप आरोपित करते हैं, जैसे गोत्र, जाति, धर्म, नागरिकता और कुछ सीमा तक वर्ग परिस्थिति भी इसमें जुड़ जाती है। ये सब परिस्थितियां व्यक्ति को अपने माता पिता के अनुरूप ही मिल जाती हैं और इसके अनुसार ही मानव शिशुओं का सामाजिकरण किया जाता है। केवल व्यक्ति माता पिता के अनुरूप ही समाज द्वारा प्रदत्त परिस्थिति नहीं पाता, वरन विस्तृत नातेदारी व्यवस्था के द्वारा अनेक अन्य परिस्थितियां भी प्राप्त कर लेता है, जैसे भाई, भतीजा, चचेरा भाई, भांजा, पौत्र, देवता इत्यादि इत्यादि। प्रत्येक समाज में नातेदारी के नियम भी भिन्न भिन्न होते हैं। कहीं माता की बड़ी शक्तिशाली परिस्थिति होती है तो कहीं पिता का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। हिंदुओं में ये नातेदारी ही है जो पति के बड़े भाई को जेठ और छोटे भाई को देवर की परिस्थितियां प्रदान कर देती है, चाहे उनमें आपस में आयु अंतर साधारण क्यों न हो। दोनों के साथ नारी के व्यवहार में आकाश पाताल का फर्क होता है। जेठ से पर्दा किया जाएगा, दूरी रखी जाएगी और अंतर क्रियाएँ कम से कम की जाएंगी, जबकि देवर से हंसी मजाक की जाएगी। इस तरह से मैंने आपको बताया 3 आधार बता चुकी हूँ। आप चौथा देखिए, प्रदत्त परिस्थितियों के अन्य आधार हैं। उनमें जाति है, प्रजाति है और वैधता है, गोद लेना है और कुछ विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। तो जाति में देखिए, भारतीय समाज में जाति इस सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार है। बच्चों को जन्म से ही अपने पिता की जाति मिल जाती है, उसी आधार पर वह समाज में ऊंच और नीच वाले पदों में आ जाता है। जैसे ब्राह्मण जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं तो बिल्कुल नीचे अस्पृश जातियां भी हैं। तो जाति विवाह, व्यवसाय, खान पान, वस्त्र विन्यास सभी कुछ चीज़ों को प्रभावित करती है। तो ये मैंने आपको बताया जाति। और दूसरा देखिए इसमें प्रजाति। शरीर के रंग, रूप व बनावट के आधार पर भी मानव का विभाजन प्रजातियों में किया जाता है। सिर की बनावट कैसी है, नासिका की बनावट कैसी है, आँखों का रंग, ढांचा, वर्ण आदि। और ये स्पेशली विदेश में देखेंगे आप तो वैसे पूरे विश्व में 3 प्रजातियां हैं, श्वेत काकेसाइट, पीत मंगोलाइट और श्याम निग्रोइट। तो इस तरह से ये 3 जातियां बताई, प्रजातियां बताई मैंने आपको। स्पष्टतः प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, क्योंकि शारीरिक लक्षण प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं। इसमें किसी का कोई प्रयत्न नहीं है, ये जन्म के आधार पर ही हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफ्रीका के कुछ राष्ट्र में, ब्रिटेन आदि में गोरे और काले व्यक्तियों के बीच जबरदस्त सामाजिक भेदभाव और पक्षपात किया जाता है। सामान्यतः निग्रो लोगों को सफ़ेद लोगों की अपेक्षा निम्न परिस्थिति प्राप्त है। अब इसी तरह देखते हैं वैधता। वैवाहिक जन्म संबंधों के बाहर शिशु जन्म समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता है और ऐसी अवैध संतान जन्म से हीन सामाजिक परिस्थिति की धारक बन जाती है। कहीं उसे हरामी कहेंगे, कहीं टॉमी कहेंगे, कहीं नाजायज़ औलाद कहेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए गोद लेना। इस सामाजिक क्रिया द्वारा वयस्क व्यक्ति किसी अन्य बालक को विधिवत अपना पुत्र या पुत्री स्वीकार कर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार बालक को स्वतः ही संतान की परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। हिंदुओं में ये प्रथा अधिक प्रचलित है, मुसलमानों में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह मैंने आपको बताया ये प्रदत्त परिस्थिति के कुछ आधार। अब देखते हैं अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति में क्या क्या है।
ये बिल्कुल प्रदत्त परिस्थिति के विपरीत कॉन्सेप्ट है। इसे ये वो स्थिति है जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर नहीं अपितु अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। समाज में अनेक प्रकार के पद होते हैं तथा इन पदों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। व्यक्ति द्वारा अपने प्रयास से किसी पद को प्राप्त करना उसकी अर्जित परिस्थिति है। आधुनिक मुक्त समाजों में अधिकांश परिस्थितियां अर्जित हैं। अब मैं इनके आधार बताती हूँ। देखिए, पहला क्या है? शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कुछ अर्जित पदों की प्राप्ति में अनिवार्य शर्त होती है। विभिन्न नौकरियों के लिए प्राय शिक्षा की न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित होती हैं। अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति की परिस्थिति समाज में अधिक ऊंची और प्रतिष्ठित मानी जाती है। अब दूसरा देखिए, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे? डॉक्टर्स हैं, अध्यापक हैं, इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं आदि। परिस्थितियों के लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए होता है। वस्तुतः औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता हर टेक्निकल क्षेत्र में होती है। धन संपदा। देखिए, आज भी भौतिकवादी युग में धन संपदा भी परिस्थिति अर्जन का एक आधार है। धन के आधार पर ही उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण होता है। धन वास्तव में शक्ति का स्वरूप है, अतः इसका बहुत मान है। ज्यों ज्यों धन बढ़ता जाता है तो व्यक्ति का मान भी बढ़ता जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट में एक और है, त्याग। भारतीय संस्कृति में सदा से ही त्याग और तपस्या का बहुत ऊंचा स्थान रहा है। त्यागी और तपस्वी अन्य सभी सामाजिक परिस्थितियों के धारकों की तुलना में ऊंचे माने जाते हैं। रैदास जाति से चमार होते हुए भी व कबीर जुलाहे होते हुए भी त्याग के कारण महात्माओं का पद प्राप्त करने में सफल रहे हैं। आज भी ये मूल्य सम्मानजनक है। एक और देखिए, राजनीतिक प्रभाव। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति समाज के परिस्थिति वितरण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित किसी भी स्तर के नेता अपने प्रभाव क्षेत्र में ऊंचे माने जाते हैं। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की परिस्थिति तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। चुनाव की प्रक्रिया के विशेषज्ञ जोड़ तोड़ द्वारा राजनीतिक पद प्राप्त द्वारा नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं। तो ये राजनीति से रिलेटेड है। अब देखते हैं शारीरिक शक्ति। कुछ समाजों में, विशेषतः आदिवासी समाजों में, शारीरिक बल या चतुराई के आधार पर भी व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित की जाती है। जो जितना शक्तिशाली होता है वह उतना ही ऊंचा नेतृत्व पद पाता है। परंतु आधुनिक औद्योगिक समाजों में इस कारक का महत्व दिन पर दिन घटता जा रहा है। तो आज मैंने आपको बताया परिस्थिति के प्रकार। दोनों प्रकारों को मैंने अच्छे से बता दिया। दोनों प्रकारों के आधार मैंने अच्छे से बता दिए। यदि आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या मुझे मोबाइल द्वारा अपनी प्रॉब्लम बताएं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।